राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है। पत्नी आपसे लाखों रुपए मेंटेनेंस के मांग रही है और इसके साथ ही आपके ऊपर तरह तरह के आरोप भी उसने लगा रखे हैं। ऐसे में पति सबूत होते हुए भी घबरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वो अपने बचाव में क्या क्या लिखें, किस तरीके से पत्नी के पिटीशन का जवाब दिया जाए और किस तरीके से मेंटेनेंस को खारिज करवाया जा सके। ऐसे में पति को क्या डिफेंस लेनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूंगी। मेंटेनेंस के केस में पति को कैसे रिप्लाई देना है और कौन सा वो पैराग्राफ है और कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको कि पति को हमेशा रिप्लाई देते समय ध्यान में रखना है ताकि वो मेंटेनेंस के केस को जीत सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरी लीगल टीम हमेशा आपके मदद के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये जान लेना है कि मेंटेनेंस केस का मकसद क्या होता है और कोर्ट किस बेसिस पर मेंटेनेंस दिलवाती है। देखिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी या बीएनएसएस 144 के तहत पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है। इस सेक्शन का उद्देश्य ये है कि वो पत्नी जिसकी कोई आय नहीं है और वो पूरी तौर से पति पर डिपेंडेंट है, तो ऐसी पत्नी जिसकी देखभाल या भरण पोषण पति नहीं कर रहा है, तो वो इस सेक्शन के तहत कोर्ट के थ्रू अपने पति से अपने और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण ले सकती है या कहना चाहिए कि गुजारा भत्ता ले सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी मेंटेनेंस मांगेगी और कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट कर देगी। देखिए, जब कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करती है तो उसके भी कुछ ग्राउंड होते हैं, उसका भी कुछ बेस होता है। जैसे कि पति और पत्नी दोनों की फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जनरली इसके अंतर्गत आता है कि पति की इनकम कितनी है, पति की तनख्वाह कितनी है और पत्नी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, पत्नी की क्वालिफिकेशन क्या है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी कितनी क्या स्किल्स हैं, कितना पत्नी का वर्क एक्सपीरियंस है। साथ ही अगर पति की बात करें तो पति की कितनी तनख्वाह है, पति के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे उसके माता पिता और छोटे भाई बहन, पति के पास कौन कौन सी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, जैसे कि कोई लोन है, कोई रेंट है या फिर मेडिकल लायबिलिटीज है। मेंटेनेंस के केस में पत्नी जो जो भी आरोप लगाती है उन सबको एक किनारे रख के कोर्ट सिर्फ ये देखती है, इस चीज पे फोकस करती है कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना चाहिए या नहीं, पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है या नहीं है। यही पॉइंट हमें अगले पॉइंट पर लेकर आता है कि पत्नी ने मेंटेनेंस का केस तो किया ही है, साथ में बहुत सारे आरोप भी लगा दिए हैं। जैसे कि पति उसके साथ मार पिटाई करता था, उसके साथ क्रूएलिटी करता था, उसे ताने देता था, घर से निकालने के लिए धमकी देता था या निकाल देता था। इन सब आरोपों की क्या रिलेवेंसी है, अब इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि जब भी कोई पति इस तरीके की पिटीशन का जवाब देने जाता है तो वह इन सब आरोपों का जवाब देने में लग जाता है। जो जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं उनसे कैसे डिफेंड करना है, कौन कौन से उसके पास एविडेंसेस हैं, गवाह हैं, कॉल डिटेल्स हैं, चैटिंग है, इन सब को वो प्रूव करने में लग जाता है, उन सबको वहां पर प्रोड्यूस करने में लग जाता है। लेकिन यहाँ पर पत्नी ने जो पति की इनकम बताई है और जो भी मेंटेनेंस क्लेम किया है पत्नी ने, उसकी और उसका ध्यान नहीं रहता। तो क्या ये सही अप्रोच है? मेंटेनेंस केस में इस तरह की अप्रोच बिल्कुल भी गलत है। अगर पति उन सभी जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं उन सभी को खारिज कर देता है, अपने आप को निर्दोष सिद्ध भी कर देता है, तब भी क्योंकि पति ने अपनी इनकम के रिगार्डिंग और पत्नी के मांगे गए मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई डिफेंस नहीं ली है, तो कोर्ट इस कारण से पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया करता है। अब एक दूसरे पति का उदाहरण लेते हैं कि जो पत्नी के सभी आरोपों को खारिज तो करता ही है, साथ में पत्नी का जो आखिरी पैराग्राफ है जिसमें उसने पति की इनकम को बढ़ा चढ़ाकर 5 लाख बताया और 2 लाख का क्लेम किया है कि 2 लाख उसे मेंटेनेंस दिलाया जाए।
वो उस पर फोकस करता है। पति अपने डिफेंस में अपने रिप्लाई में कोर्ट को बताता है कि जो भी इनकम उसकी पत्नी ने लिखी है, यहाँ पर बताई है कोर्ट को, वो बिल्कुल गलत है। पति यहाँ पर अपनी इनकम के रिगार्डिंग कोर्ट को सबूत देता है और ये भी सबूत देता है कि पत्नी उसकी कमा रही है, पत्नी के पास भी सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है। और ये है एक एप्रोप्रिएट डिफेंस, एक एप्रोप्रिएट जवाब। क्योंकि मेंटेनेंस केस में कोर्ट पत्नी के लगाए गए आरोपों पर उतना ध्यान नहीं देती है, कोर्ट केवल इस बात पर ध्यान देती है कि पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए इंटाइटल्ड है भी या नहीं है। तो यहाँ पर आप ये बात मानकर चलिए कि अगर पत्नी कोई आरोप नहीं भी लगाती है अपने केस में, तो भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड होगी अगर उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो पति पर डिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ पर पति के लिए सबसे जरूरी पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो कि लास्ट पैराग्राफ है, जिसमें पत्नी आपकी इनकम को बताती है और अपने लिए मेंटेनेंस को क्लेम करती है। तो चलिए अब इस पैराग्राफ पर फोकस करते हैं कि अब इस पैराग्राफ का, लास्ट पैराग्राफ का आपको क्या जवाब देना है। आपको अपने जवाब में अपनी डिफेंस के लिए अपनी इनकम को सही सही बताना है। पत्नी ने आपकी इनकम गलत बता रखी है, इनकम को बढ़ा चढ़ा कर मेंशन कर रखा है, पत्नी ने जानबूझकर पति के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बता रखे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पति के पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। और इसके अलावा आपको इसके जवाब में ये भी बताना है कि आपके ऊपर और कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं और कौन कौन से लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन। इसके अलावा तमाम सारे खर्च हैं, जैसे कि कोई लोन ले रखा है आपने, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, या फिर कोई रेंट है जिसको आप हर माह अदा करते हैं। इन सभी का जिक्र आपको अपनी डिफेंस में करना है। और यही नहीं, पति को अपनी इनकम के साथ साथ पत्नी की भी इनकम को यहाँ पर मेंशन करना है कि पत्नी की क्या क्वालिफिकेशन है, वो नौकरी कर रही थी या कर रही है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कौन सी नौकरी उसने की और प्रेजेंटली वो नौकरी कर रही है कि नहीं कर रही है, कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसके पास कौन कौन से असेट्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, क्या पत्नी इनकम टैक्स रिटर्न भरती है। तो ये सारी चीजें पति को अपनी डिफेंस में पत्नी के उस लास्ट पैराग्राफ के जवाब में लिखनी है। अब इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है कि पति पत्नी की इनकम को कैसे साबित करे, क्योंकि पत्नी ने तो लिख दिया है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने पति या फिर अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो सच में डिपेंडेंट है तो पति कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको पता है कि सच में पत्नी हाउसवाइफ है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है आप पर, तो ऐसे में पति को अपनी इनकम के रिगार्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में ज्यादा बताना होगा। इसके उल्टे पति को अगर पता है कि पत्नी नौकरी कर रही है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है और उसका वर्क एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो ऐसे में पति बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर सकता है। तो जो सबसे पहला सबूत है वो पति कोर्ट के आगे प्रोड्यूस कर सकता है ITR, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि उसकी पत्नी फाइल करती है। और अगर पति के पास पत्नी की इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो वो RTI लगाकर, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत पत्नी की ग्रॉस इनकम मांग सकता है, जिसे वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकता है। इसके अलावा आज की तारीख में पति और पत्नी दोनों को इनकम एफिडेविट कोर्ट में पेश करने होते हैं मेंटेनेंस के केस में, और आमतौर से उसी में सारी इंफॉर्मेशन कोर्ट में आ जाती है। और अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है जिसका प्रूफ पति के पास नहीं है, तो वो सेक्शन 91 CRPC के तहत एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए होती है, जिसमें कोर्ट अपोजिट पार्टी से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्शन दे सकती है। अगर पत्नी के पास किसी तरीके की चल अचल संपत्ति है तो पति उसकी भी जानकारी कंसर्न्ड स्टेट ऑफिस से ले सकता है। अगर पत्नी का कोई बैंक बैलेंस है तो पति बैंक में एप्लीकेशन देकर पत्नी के बैंक अकाउंट और उसके बैलेंस की जानकारी ले सकता है। पति को पत्नी की इनकम के बारे में या असेट्स के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑफिस उसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का सबसे सही तरीका क्या है कि ऐसे में पति एविडेंस के समय
कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर कंसर्न ऑफिस के अगेंस्ट सम्मन इशू करवा सकता है, ताकि वहां से कंसर्न ऑफिशियल को कोर्ट में बुलाया जा सके और कंसर्न रिकॉर्ड मंगाया जा सके और उसे कोर्ट में साबित किया जा सके कि पत्नी के पास फला फला बैंक अकाउंट है, जिसका बैंक बैलेंस इतना है, पत्नी के पास फला फला प्रॉपर्टी है, असेट्स हैं जिनका की अलॉटमेंट लेटर ये है, या उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल ये है, पत्नी इनकम टैक्स रिटर्न भरती थी, ITR की कॉपी ये है। तो इस तरीके से पति कंसर्न ऑफिशियल को बुलाकर कोर्ट में अपने पक्ष को साबित कर सकता है। पत्नी के पास असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बैंक बैलेंस है, ITR भरती है, और इस तरीके से पत्नी जो है वो इतने आय के साधन होने के कारण मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। अब हम बात करेंगे कि पति को मेंटेनेंस केस में रिप्लाई देते समय किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, यानी कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि पति को अपनी इनकम के बारे में बिल्कुल सही जानकारी देनी है, क्योंकि अगर पति अपनी इनकम को छुपाता है, झूठ बोलता है, तो ऐसे में अगर कभी कोर्ट के सामने सही बात आती है तो पति एक और आपराधिक केस में फंस जाता है, जो है परजरी, यानी कि झूठ बोलने का, कोर्ट से झूठ बोलने का, तथ्यों को छुपाने का केस। दूसरा पॉइंट ये है कि पत्नी के आरोपों का जवाब तो देना है, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है तो सिर्फ आखिरी पैराग्राफ पर, जिसमें उसने आपकी इनकम के रिगार्डिंग बताया है और मेंटेनेंस क्लेम किया है। कई बार पति अपनी पूरी कहानी लिखने में लग जाते हैं, तमाम सारे जवाब देने में लग जाते हैं, बहुत सारे आरोपों को साबित करने में लग जाते हैं, जिनका कि कोई मतलब यहाँ पर कोर्ट में विशेष नहीं है मेंटेनेंस के केस में। और आखिर में कोर्ट केवल ये देखती है कि पैसा किसके पास है, क्या पत्नी को मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं, क्या पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है कि नहीं। अब जानते हैं कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड कैसे नहीं है। देखिए, अगर पत्नी के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है और पति उसे कोर्ट में साबित कर देता है तो पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अगर पत्नी लीगली वेडेड वाइफ नहीं है तो भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, अगर पति इस बात को कोर्ट में साबित कर देता है। इसके अलावा तीसरी बात यह कि अगर पति कोर्ट में साबित कर देता है कि पत्नी किसी गैर मर्द के संबंध में है, यानी कि पत्नी एडल्ट्री में है, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगी। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे से म्यूचुअल सेपरेशन के तहत रह रहे हैं, एक दूसरे से सहमति से, तो भी पत्नी जो है वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। इसके अलावा पति के पास अगर पत्नी के अत्याचारों से रिलेटेड कोई आरोप है, कोई एविडेंस है, उनको भी पति को अपने रिप्लाई में अपनी डिफेंस के लिए लिखना होगा। जैसे कि अगर पति के ऊपर पत्नी अत्याचार करती है, मेंटल क्रूएलिटी करती है, फिजिकल क्रूएलिटी करती है, तो उसको भी मेंशन करना अपने रिप्लाई में बहुत जरूरी है पति के द्वारा। आप लिख सकते हैं कि पत्नी किस तरीके से आपको आपके माता पिता से अलग करना चाहती है, आपके साथ क्रूएलिटी करती है, सुसाइड करने की धमकी देती है, झूठे केसेस में फंसाने की धमकी देती है। तो ध्यान रखिए कि इन सारी बातों को आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। ये मेंटल क्रूएलिटी के तहत आते हैं और ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं माना जाता है। तो इन सब चीजों को भी आपको कोर्ट में साबित करना होगा अगर आपको मेंटेनेंस का केस जीतना है। तो पत्नी ने जो अनाप शनाप आरोप लगाए हैं उनमें ज्यादा उलझना नहीं है, बस लास्ट पैराग्राफ पे ध्यान देना है, जिसमें पत्नी ने आपकी इनकम को अनाप शनाप बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है और इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ज्यादा हाइप करके दिखाया है और आपसे मेंटेनेंस की मांग की है। और अगर आप उसी पैराग्राफ में दिए गए तथ्यों को डिफेंड कर ले जाते हैं, उन सबको साबित कर देते हैं कोर्ट में, तो और ये भी साबित कर देते हैं कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है, केवल और केवल इसी तरीके से आप पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज करवा सकते हैं, उसे खत्म करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंची। तो वीडियो आपको कैसा लगा? तो मेरे वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की प्रेशियस इंफॉर्मेशन दूसरों तक जल्द से जल्द यूट्यूब पहुंचा सके। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।